हसीना ने अंतरिम सरकार और उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए यूनुस जिम्मेदार है। भारत में बैठकर उन्होंने कहा कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद फैली हिंसा ने न सिर्फ देश के भीतर हालात बिगाड़े बल्कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को भी अस्थिर किया है। शेख हसीना ने कहा कि जिस अराजकता ने उनकी सरकार को गिराया था वही कानूनहीनता अब यूनुस सरकार में कई गुना बढ़ चुकी है। भारत बांग्लादेश संबंधों पर बोलते हुए शेख हसीना ने कहा मौजूदा तनाव यूनुस सरकार की देन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस प्रशासन भारत के खिलाफ लगातार दुश्मनी वाले बयान देता है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहा है और चरमपंथियों को विदेश नीति तय करने की खुली छूट दे रहा है। इसके बाद वही सरकार रिश्तों में खटास बढ़ने पर हैरानी हो जाती है। शेख हसीना की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई जब 27 साल के हिंदू युवक दीप चंद्र दास की कथित ईश निंदा के तौर पर आरोप पर पीट कर हत्या कर दी गई और बाद में उसका शव जला दिया गया। तो वहीं बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी है। तो बांग्लादेश में जो साजिश है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अब देखिए ये जो साजिश है वो कब तक रुकेगी ये देखना होगा और कब जो ये राजनीतिक अस्थिरता है वो ठीक होगी ये भी देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल आपको बता दें कि जो हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में वो काफ़ी ज़्यादा खराब नजर आ रहे हैं और जो राजनीतिक अस्थिरता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में सरकार, शासन और प्रशासन तीनों ही फेल नजर आ रहा है अभी और कितना वक्त इन्हें संभलने में लगेगा ये देखना होगा। तो हिंसा की आग में झुलस रहा है बांग्लादेश। इसको आप ऐसे समझिए कि यूनुस पर जो हसीना का हमला है वो समझिए आप। बांग्लादेश हिंसा पर शेख हसीना का पहला बयान जो है वो अब सामने आ गया है और इस बयान में बांग्लादेश में बवाल के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार माना है शेख हसीना ने। और आपको बता दें कि यूनुस ने चरमपंथियों को जगह दी, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। बांग्लादेश के जो हालात हैं वो चिंताजनक है, ये बात भी कह रही हैं शेख हसीना। और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट में जो कट्टर लोग हैं वो शामिल किए गए, कट्टरपंथी शामिल किए गए बांग्लादेश की कैबिनेट में और इसलिए हालात इतने ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं बांग्लादेश के। यूनुस कैबिनेट के पदों पर चरमपंथी बैठे हैं। तमाम जो बयान है वो शेख हसीना की तरफ से आए हैं जिसके बाद आप देखिए उन्होंने आगे ये भी कहा कि आवामी लीग के चुनाव में जो हालात है यूनुस सरकार में बांग्लादेश में हालात काफ़ी चिंताजनक हैं। जो लगातार टिप्पणी है वो की गई है और कहीं ना कहीं अब ये देखना है कि आने वाले समय में शेख हसीना के इस बयान के बाद प्रतिक्रियाएं क्या सामने आती है, क्योंकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में अब स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। और आपको बता दें कि चिकन नेक का नैरेटिव खतरनाक है और गैर जिम्मेदार है। चिकन नेक वो जगह जो काफ़ी सेंसिटिव है भारत के लिहाज से भी, वहां पर भी कुछ दिन पहले जो हलचल है वो देखी गई थी बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से। कोई भी गंभीर नेता ऐसे पड़ोसी देश को धमकी नहीं दे सकता। बांग्लादेश हिंसा पर शेख हसीना का ये जो पहला बयान है वो सामने आया है क्योंकि हिंसा की आग में बांग्लादेश झुलस रहा है। बांग्लादेश में बवाल के लिए यूनुस को जिम्मेदार ठहराते हुए भी नजर आई हैं। और मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर, रक्षा विशेषज्ञ, और अरविंद सिंह तेजावत जी, विदेश मामलों की जानकार भी जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी सर, जो बातें शेख हसीना कह रही हैं वो कितना आप उससे इत्तेफाक रखते हैं और बांग्लादेश में जो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है क्या लग रहा है कि ये पूरा अस्थिरता का जो दौर है वो बांग्लादेश में एक बार फिर से नजर आ रहा है, फिर से बांग्लादेश जो है वो अस्थिर होते हुए नजर आ रहा है? देखिए, उन्होंने दो बातें खास कही। पहला कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार में कट्टरपंथियों का बोलबाला है और दूसरा उन्होंने चिकन नेक के बारे में कहा और ये भी कहा कि जो यूनुस है वो एक असफल नेता है, उनकी वजह से ये हो रहा है। अब पहले तो ये देखिए कि जो मोहम्मद यूनुस की कैबिनेट है उसमें 15 लोग कट्टरपंथियों के हैं, यानी कि जमात इस्लामी के हैं, जमात अल मुजाहिदीन के हैं, अंसार उल बंगला के हैं और 15 ऐसे लोग हैं। शुरू में उनका दबदबा कम था लेकिन आज की तारीख में वो यूनुस के ऊपर पूरी तरह हावी हो चुके हैं। यूनुस का भी इसमें इंटरेस्ट है और इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनका इंटरेस्ट क्या है कि जो तारिक रहमान है, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लीडर है, वो 25 दिसंबर को वापस बांग्लादेश आ रहे हैं और बांग्लादेश में आके उनको ऐसा माहौल ना मिले कि वो अपना आधार बढ़ा सके, अपनी पार्टी का विस्तार कर सके, इसलिए बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि आने वाले चुनाव में बीएनपी भी ना जीत पाए। और जो अवामी लीग है उसको उन्होंने पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है। लिहाजा 22
इम्प्लीकेशन इट मीन्स के जो कट्टरपंथी हैं वो ही चुनाव में जीते, जमाते इस्लामी ही चुनाव में जीते, और वो जीते तो फिर मोहम्मद यूनिस को, इस 65 वर्ष के बूढ़े को वहां पे प्रेसिडेंट बना दिया जाए, ये उसका इंटरेस्ट है। तीसरी बात, जो इस समय वहां के लोग चिकन नेक के बारे में बार बार कर रहे हैं, जो वहां पे नेशनल सिटीजन पार्टी मोहम्मद यूनिस के कहने पे बनी है छात्रों के द्वारा, और उन्होंने कुछ समय के लिए छात्रों को फ्री हैंड भी दिया था, उसका जो लीडर है हसनत अब्दुल्ला, वो कहता है कि हम हिंदुस्तान की जो 7 सिस्टर्स है यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उन्हें मेन लैंड से काट देंगे। बार बार ये चिकन नेक का जिक्र करते हैं कि साहब वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इनको ये नहीं जानता कि पहले तो वो हमारी ताकत है, दूसरी बात अगर हमारे पास एक चिकन नेक है, इनके पास 2 चिकन नेक है। इनका जो रंगपुर कॉरिडोर है, इनका जो चिटागोंग कॉरिडोर है, रंगपुर कॉरिडोर को मेघालय से आसानी से काटा जा सकता है, और चिटागोंग कॉरिडोर को आसानी से त्रिपुरा के द्वारा काटा जा सकता है। लेकिन ये इस किस्म के भाषण देके या दिलवा के एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन बन जाए कि इवेंचुअली जमाते इस्लामी जीत जाए और मैं उसका प्रेसिडेंट बनूं। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। और इस पूरी कहानी के पीछे है पाकिस्तान और चीन भी, क्योंकि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार ने ये कहा कि हमें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क को छोड़ के एक चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का अलायंस बनाना चाहिए। उनकी एक मीटिंग चाइना में भी हुई, तीनों देशों के लीडर्स की। उन्होंने इंटरनेट एरिया के अंदर एक ट्राइलेटरल सिस्टम भी तैयार किया। तो ये तीनों मिल रहे हैं, और चाइना का इंटरेस्ट है तीस्ता नदी का रिकंस्ट्रक्शन, जो शेख हसीना ने मना किया था मगर इस यूनुस ने उसको दोबारा उसको दे दिया। तो ये कुल मिला के ऐसा लगता है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों मिलके हिंदुस्तान के खिलाफ पहले से भी षड्यंत्र रचते रहे हैं, अब भी षड्यंत्र रच रहे हैं। हमें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी सिचुएशन हमारे पड़ोसी देश में सिविल वार की हो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल सर, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अरविंद सिंह तेजावत जी, देखिए जो बांग्लादेश 1971 में शायद अस्तित्व में ही आने के पीछे उसकी सबसे बड़ी वजह भारत थी, आज वहां पर भारत विरोधी नारे लगते हैं। शेख हसीना ने यह कहा है कि जिस तरह से भारत के साथ डील कर रहा है बांग्लादेश, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही खराब है। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने पड़ोसी देश के साथ ऐसे बात नहीं करता। कुल मिलाकर बांग्लादेश की जो अभी सिचुएशन है उसको देखकर क्या कहेंगे, और शेख हसीना का जो बयान आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल खुशबू जी, शेख हसीना जी ने वही बात की है जो मैं और त्यागी साहब पिछले काफी महीनों से अपने इस चैनल पे बात कर रहे हैं। अपने इंडिया न्यूज चैनल पर हम बार बार ये कहते हैं कि दरअसल जो यूनुस साहब है वो कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। बांग्लादेश जिस राह पे जा रहा है वो अराजकता का राह है, और अराजकता से आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ है। वहां की ब्यूरोक्रेसी पे सरकार की पकड़ कमजोर हो गई है। वो हर चीज के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब तो सत्ता से भी वे बेदखल हो गई है, अब तो वे अपना एक निर्वासित जीवन यहाँ भारत में जी रही है। ऐसी हालत में अभी जो आगजनी हो रही है, क्या उसके लिए भी आप शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या जो सरकार की जो मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहां के नागरिकों को सुरक्षा देना, क्या वह भी बांग्लादेश की सरकार नहीं कर पा रही है? जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक हिंदू को वो बिल्कुल ही वहां से दंगा करके बिल्कुल पीटा जा रहा है, क्या ये बांग्लादेश की छवि के लिए ठीक है? और क्या यह आसपास में एक तरीके का जो सांप्रदायिक माहौल तैयार करने के लिए ठीक नहीं है? और अगर बांग्लादेश में सत्ता पे कोई भी चाहे किसी भी दल की सरकार आ गई तो उसको वहां का आंतरिक माहौल ठीक करने में बरसों लग जाएंगे, जिस राह पर वो लोग जा रहे हैं। और ऐसे में जब वो अंदर की अशांति को ही ठीक करने में लगे रहेंगे, तो आप सोचिए कि उस देश में पॉलिसी को लेकर, आर्थिक विकास को लेकर कहां से बात हो पाई। तो ये सारी चीजें बांग्लादेश को समझनी है, ये भारत की चिंताएं नहीं है। तो ये तमाम चीजें, और ये बात है कि केवल हिंदू ही नहीं, वहां जितने भी अवामी लीग के कार्यकर्ता है उनको निशाना बनाया जा रहा है, जितने भी जो जर्नलिस्ट हैं, जो वहां की संस्थानें हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है। और ये बिल्कुल ही इतिहास में नकारा आदमी साबित हुए हैं यूनुस साहब। या तो वे बेहद कमजोर किस्म के आदमी हैं जो कि वहां के जो कट्टरपंथी हैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, या फिर
इनमें वह क्षमता ही नहीं है, या फिर ये चाहते हैं कि अपने कुछ लाभ के लिए वो वहां की जनता को परेशान कर दे और बांग्लादेश को सदियों पीछे धकेल दे। इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और जो शेख हसीना कह रही है वे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है, और मुझे लगता है कि बांग्लादेश के आवाम के लिए ठीक संदेश नहीं है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो बातें कही गई है चिकन नेक को लेकर टीपी त्यागी सर खास करके, क्योंकि हमारे पूर्वोत्तर भारत को पश्चिमी राज्यों से चिकन नेक जोड़ता है, ये हम जानते हैं कि कितना सेंसिटिव इलाका है। पिछले दिनों वहां पर भी हरकत की गई थी बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से। ऐसे में सर अभी की जो सिचुएशन है भारत, रोकना चाहूंगा जी आप इसे चिकन नेक बिल्कुल ना कहें, पता नहीं ये क्यों पॉपुलर हो रहा है। ये एलिफेंट की नेक है। भारत चिकन नहीं है, भारत हाथी है। तो हमारे मीडिया में इस तरीके की चीजें ना जाए तो वो बेहतर रहेगा। हाथी की गर्दन है, किसी की हिम्मत नहीं है उसे दबाने की। जी 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 बिल्कुल। अच्छा सर देखिए, चिकन लेक को लेकर जो एक बात है वो ये भी कही जाती है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये रास्ता बहुत संकरा है और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो 22 किलोमीटर ये चौड़ा है। ये पूरा एरिया जिस हिसाब से सर ये बना हुआ है, यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, भारत के आने वाले समय में टीपी त्यागी सर और बड़े कदम उठा सकता है इस जगह को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए। हालांकि देखिए हिम्मत और वो तो नहीं है बांग्लादेश की, जो अभी तो वो अपने आप में ही उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या इस उलझन में भी अपने आप में चिकन नेक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बांग्लादेश की तरफ से हो सकती है? क्योंकि वो तो जो भी करता है वो चीन के तरफ से इशारे से ही कर रहा है आजकल, चीन और पाकिस्तान के इशारे से। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दो बातें हैं। जैसे ही यूनुस पावर में आए थे, यूनुस ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल हसन को पाकिस्तान भेजा और पाकिस्तान वहां से उनके आईएसआई के और मिलिट्री ऑफिसर्स के एक डेलीगेशन को लेकर पहुंचे सिलीगुड़ी। 1 पॉइंट। दूसरी बात, जो तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट था जिसे शेख हसीना से चाइना चाहता था, शेख हसीना ने मना कर दिया। उस प्रोजेक्ट को अब दोबारा से मोहम्मद यूनुस ने चाइना को दे दिया और वो तीस्ता नदी भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक जाती है। अब तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर अपनी कम से कम चौड़ाई में 22 किलोमीटर और करीब 160 किलोमीटर लंबा है। कभी किसी आदमी ने उसे चिकन नेक कह दिया होगा। अरविंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो हाईली फोर्टिफाइड है, वो हिंदुस्तान के किसी भी जगह से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हम तो ये बताना चाहते हैं बांग्लादेश को कि अगर हमारा एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है तो आपकी 2 चिकन नेक है। एक चिकन नेक तो वो है जो रंगपुर से कॉरिडोर जिसे कहते हैं, और जिसको मेघालय के द्वारा कभी भी काटा जा सकता है। और दूसरा इनका कॉरिडोर है चिटागोंग कॉरिडोर या चिटागोंग चिकन नेक, जिसे त्रिपुरा के द्वारा कभी भी काटा जा सकता है। लेकिन ये श्रीमान जी यानी कि यूनुस साहब वहां जाकर ये कहते हैं चाइना में कि जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो तो लैंड लॉक्ड है और जो समुद्र है उसका गार्जियन मैं हूं, मेरे पास आओ, चिटागोंग आओ। जिस पार्टी को इन्होंने पैदा किया यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी, उन छात्रों को जिन्हें फ्री हैंड देकर अपनी तरफ मोड़ा और फिर उनसे कहा कि तुम पार्टी बनाओ, उन्होंने पार्टी बनाई। उसका लीडर हसनत अब्दुल्ला भी ये बयान देता है कि हम हिंदुस्तान की 7 सिस्टर्स को उससे अलग कर देंगे। इस तरह के बयान क्या किसी देश को किसी अपने पड़ोसी देश के बारे में देने चाहिए? शेख हसीना ने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी पड़ोसी देश, अरे दुश्मनी लाख से ही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल से दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये एक डिप्लोमेसी के अंदर होती है। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद यूनुस 85 साल का ये बूढ़ा आदमी अब ये जैसे बोलते हैं ना कि ज्यादा उम्र हो जाने के बाद में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, खराब हो गया है, मेंटली अपसेट है, जिस तरह के एक्शन ले रहा है। अभी भी इसके दिमाग में ये लगा हुआ है कि किसी तरह मैंने अवामी लीग को तो अलग कर दिया, बीएनपी को मैं आने नहीं दूंगा क्योंकि तारिक रहमान के आने से पहले ही उपद्रव शुरू करवा दिए और अब बाद में जब वहां पे जमात इस्लामी आ जाएगी मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। इस किस्म के धारा को रखने वाला ये कहते हैं मैं नया बांग्लादेश बनाऊंगा। क्या ये नया बांग्लादेश है? इन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया, बांग्लादेश के कल्चर को नष्ट कर दिया और जिसने बांग्लादेश पैदा किया उसको
इन आतंकियों के और इन छात्रों के, वहां पे सीधे सीधे कट्टरपंथी बिल्कुल। और वहां सर के देखिए छात्रों के कि कंधे पर कर बंदूक बिल्कुल, चला और रहे हैं। टीपी त्यागी सर देखिए एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो अब इस तरह से डरे हुए हैं कि कह रहे हैं कलावा पहनने पर उन्हें विदेशी एजेंट कहा जाता है। जो एक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि एक साल में 50 गैर मुस्लिमों की हत्या हुई है। कुल मिलाकर अरविंद सिंह तेजावत जी, जो खास करके डरने की बात है वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों को ही है, क्योंकि जिस तरह से बर्बरता वहां पर की जा रही है, ईश निंदा के नाम पर देखिए अभी कथित तौर पर मार दिया गया एक व्यक्ति को, और जिस तरह से नृशंस हत्या की गई उसकी, उसके अलावा भी जो घर जलाए जा रहे, चुन चुनकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, और आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पर अल्पसंख्यकों का रहना, जो बच जाएंगे उनके लिए। अरविंद सिंह तेजावत जी। बिल्कुल खुशबू जी, ये वाकई चिंता की बात है, और ये चिंता हमने नहीं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में भी ये चिंता जाहिर हुई है। वहां जो अल्पसंख्यक और जिनमें ज्यादातर हिंदू है, उनके प्रति जो पूरा वहां माहौल है, विषाक्त माहौल है, ये वाकई काबिल गौर है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हिंदू ही नहीं, जितने भी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वहां पे, जितने भी जो, चाहे वो अवामी लीग के कार्यकर्ता हो या जर्नलिस्ट हो, उन सब पे दरअसल हमले हो रहे हैं। और ये बांग्लादेश की सेहत के लिए तो ठीक है ही नहीं, भारत को भी मुझे लगता है कि इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। और बांग्लादेश में जिस तरीके से जहर वाले अंदाज में वहां पे जो बयानबाजी होती है, और वो जो बार बार हमें चिकन नेक कह के वो कहते हैं कि वो उसको कर लेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है। भारत इतना जाइंट एलिफेंट बन चुका है। कर्नल साहब ने भी अभी कहा, मैं वाकई उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो वो तमाम चीजें हैं कि बांग्लादेश में ये एंटी इंडिया जो जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, वो दरअसल अपने इंटरेस्ट को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो समुद्र पार जो देश पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश के लिए किसी भी तरीके से हितकर नहीं हो सकता है। वो दरअसल विदेशी ताकतों का एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, एक अड्डा बन रहा है, और बांग्लादेश का एक्सप्लॉइटेशन होने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में जैसे जैसे कम्युनलिज्म बढ़ा, पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क हो गया। अफगानिस्तान का भी वैसा हुआ, और अगर बांग्लादेश उस राह पर चलता है तो उसके लिए ये कभी भी ठीक नहीं होगा। ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कुछ ध्यान देने की बात है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं टीपी त्यागी सर, जो बातें वहां पर चल रही हैं, जिस तरह से हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, आने वाले समय में सर क्या लगता है कि ये जो यूनुस सरकार है, क्या वो ये चाहती है कि चुनाव ना हो, सिर्फ इसलिए इन तमाम चीजों को और ज्यादा हवा दी जा रही है? नहीं, जो यूनुस सरकार है वो चाहती है कि या तो चुनाव ना हो, या अगर हो तो जमाते इस्लामी ही उसमें जीते। इस तरह की वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अब जो इस हिंदू युवक की हत्या हुई है, ये हिंदू युवक की हत्या केवल एक हत्या नहीं है, इससे एक नेशनल कैरेक्टर सामने आता है कि झूठा आरोप लगाया ईश निंदा का, पुलिस के की कस्टडी से उसे बाहर निकाला, पुलिस देखती रही, उसके सामने उसको मारा, जिंदा जला दिया गया, और लाखों लोग उसका जो है जश्न मना रहे हैं। ये क्या दर्शाता है जी? इसलिए बिल्कुल ठीक कहा मेरे को पैनलिस्ट ने कि आवश्यकता अब हिंदुस्तान को भी इंटरवीन करने की है। अब हम सॉफ्ट स्टेट बनकर रहना नहीं चाहते, और फौज का सिद्धांत है, हम पूरी जिंदगी एक ही काम करते हैं कि हमारा दुश्मन जो सामने है उसका वीकेस्ट पॉइंट क्या है, और जो उसका वीकेस्ट पॉइंट है उस पर तादाद से ज्यादा ताकत से हमला करो और विजय सुनिश्चित करो। ऐसे समय में जब ये चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का स्थिति बन रही है, ऐसे में कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन जो वीकेस्ट स्पॉट है यानी कि बांग्लादेश, उस पर लेने की आवश्यकता है। क्योंकि ये लोग जो हैं ये शांति की और सद्भाव की भाषा को नहीं समझते। शेख मुजीबुर रहमान समझते थे, उन्हें जरूरत थी, लेकिन ये नहीं समझते, लिहाजा इनके साथ कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। अब हम और फर्दर टॉलरेट नहीं कर सकते। 23% हिंदू थे, आज वहां पे 7% रह गए। पाकिस्तान में भी 23% थे, वहां तो 3% रह गए। ये क्या कमाल की बात है? कहाँ जा रहे हैं हिंदू? वो या तो उनको मार दिया जाता है या धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। इस किस्म की सिचुएशन हम इसको फर्दर एक्सेप्ट नहीं करते। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि हालांकि हम वार मॉन्गर नहीं है, लेकिन क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को इसलिए मार दिया जाए कि वो हिंदू है?
पहलगाम में जो हुआ वो इसलिए मार दिए गए क्योंकि वो हिंदू थे। ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन होना चाहिए। आज की तारीख में हम ज्यादा ताकतवर हैं और आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि खुद मुल्ला मुनीर, जिसकी बैकिंग के ऊपर बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है, वो ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में तो हमारा अल्लाह ने साथ दिया। यानी कि इतना नुकसान होने के बाद भी उसको लग रहा था कि शायद में हम खत्म ही हो जाते, अल्लाह ने साथ दिया, डरा हुआ है। Now is the time that we should give him such a reply through Bangladesh that कि वो आगे के बारे में ये करने का ना सोचे। This is necessary. This is necessary. Otherwise हिंदुस्तान के अंदर लोगों का विश्वास खत्म होने लगेगा सरकार से, कि जो सरकार अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकती। ये देखिए ना, ये सवाल मैं कहूँ या ना कहूँ, शायद बुरा लगेगा चैनल के ऊपर कहना, लेकिन लोगों के दिमाग में आने लगा है कि हमारे हिंदू हैं पाकिस्तान में 23% से 3% से भी कम हो गए, वहां पे 23% से 7% रह गए। आर वी देयर ओनली टू बी न्यूट्रलाइज? नो, दैट इज नॉट द केस। देश, अगर इजराइल का एक आदमी कहीं मारा जाता है तो इजराइल पूरा उसके ऊपर एक्शन लेता है। अमेरिका का एक सिटीजन कहीं मर जाता है तो अमेरिका ने सीरिया के अंदर, देखो उनके 2 सिपाही मार दिए थे, अमेरिका ने 70 ISI के ठिकानों के ऊपर तुरंत हमला किया। तो नाउ द एक्शन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एक्शन शुड बी क्विक एंड इट शुड बी प्रीएम्प्टिव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी सर आपका भी और अरविंद सिंह तेजावत जी आपका भी। बहरहाल देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर कब खुलकर यूनुस सरकार जो बोलते हैं और कहीं ना कहीं शेख हसीना ने जो आरोप लगाए उस पर क्या रिप्लाई सामने आता है। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।